नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद कर रही हूं कि लॉकडाउन से नहीं घबरा रहे होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। और मैं भी आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि आपके ये जो कठिन दिन है कैसे निकल रहे हैं। आज बताऊं, आज मैंने अपने स्टूडेंट्स को एक टॉपिक दिया। टॉपिक क्या था कि लॉकडाउन जो है ये वरदान है और इसको हम बहुत आनंद से गुजार रहे हैं। जानते हैं मेरे स्टूडेंट्स ने क्या कहा? उन्होंने स्क्रीन में से मुझे देखा, सारी आंखें मुझे देख रही थी और कह रही थी कि भला ये कह क्या रही हैं, कहना क्या चाह रही हैं। लॉकडाउन भला एंजॉय करने के लिए कैसे हो सकता है? लॉकडाउन भला एक वरदान कैसे हो सकता है? और जब उनके मैं चेहरे देख रही थी, मुझे बड़ी हंसी भी आ रही थी और बड़ा आनंद भी आ रहा था, क्योंकि वो जानते थे कि उसके बाद अब मैं उनको कुछ आइडियाज भी दूंगी इस विषय में। तो मैंने उन्हें कहा कि ठीक है, मैं कुछ आइडियाज देती हूँ, पर आप बताओ कि आपके क्या आइडियाज हैं। तो जानते हैं बच्चों ने क्या कहा? एक बच्चे ने कहा कि मैम, लॉकडाउन बिल्कुल अच्छा नहीं है, पूरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। मैंने कहा क्यों भला? शायद इसलिए कि सारा टाइम आपको घर में रहना पड़ रहा है मम्मी पापा के पास, इसलिए। तो बच्चों का कहना था कि जी हाँ मैम, इंग्लिश में कहते हैं पेरेंट्स आर ब्रीदिंग डाउन आवर नेक्स। मतलब हमारे जो माँ बाप हैं वो केवल और केवल हमारी मतलब जान खाए बैठे हैं। और सोचिए जरा, आप कुछ सोच रहे होंगे, बच्चों के दिमाग में कुछ और चल रहा है। ये आप कभी भी नहीं सोचेंगे कि बच्चे किस प्रकार से सोचते हैं। आप सोचेंगे कि भला ऐसा भी क्या है, ऐसी कोई इतनी दिक्कत तो है नहीं। पर दिक्कत अवश्य है। छोटे छोटे जो जीवन है, जो बच्चों का जीवन है, उनके लिए ये मजे का समय यदि आपको लग रहा है तो वो इसलिए नहीं है क्योंकि आप लोग भी पीछे पड़े रहते होंगे बच्चों के कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो। कर रहे हैं आप क्या ऐसा? अगर कर रहे हैं तो थोड़ा सा सब्र रखिए। आप अपने आप तो बाहर जा नहीं पा रहे काम करने के लिए और बच्चों के पीछे पड़ रहे हैं कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। तो ऐसा है कि मैं आपको बता दूं कि जो मेरे ये छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, इन्होंने फिर मैंने इन्हें कुछ आइडियाज जब दिए तो इनके कमाल के आइडियाज थे। मैंने इनसे कहा कि क्या ऐसा नहीं है कि प्रकृति जो है वो स्वयं को रिबूट कर रही है। ये समय जो है मम्मी पापा आपके बारे में चिंतित अवश्य हैं, परंतु मम्मी पापा जो जिंदगी की भाग दौड़ में दौड़ते रहे और बस इधर से उधर दौड़ रहे थे, उनको कुछ वक्त मिल गया अपने आप के साथ समय गुजारने के लिए, आप लोगों के साथ समय गुजारने के लिए। तो पूरा परिवार जो आज आप देख रहे हैं कि आपका परिवार आपके साथ है। जो आजकल के बच्चे बहुत सारे जानते भी नहीं कि जॉइंट फैमिली क्या होती है, जो जानते हैं केवल कि माता और पिता दोनों काम में व्यस्त है, दौड़ भाग जिंदगी की, और बार बार केवल ये सुनने को मिलता है कि वो कर रहे हैं ये सब आपके लिए, यानी कि बच्चों के लिए। परंतु बच्चों के मन की भावनाओं को समझना भी आवश्यक होता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब बच्चों ने ये बात कही और फिर मैंने उनसे कहा कि पर एक बात बताओ कि इससे प्रकृति को कुछ फायदा हो रहा है या नहीं। देखिए मेरा दूसरा सवाल। तो बच्चों ने कहा बिल्कुल फायदा हो रहा है, कोई जंगल नहीं काट रहा, कोई बिल्डिंग नहीं बना रहा, पर्यावरण स्वच्छ हो रहा है, जल जो है वो निर्मल हो रही है और हवा जो है वो तो बेहतरीन हो गई है। और जानवरों के लिए उन्होंने कहा कि जो जंगली जानवर है वो मजे से घूम रहे हैं, पर चिंता है उन जानवरों की। बच्चे हैं ना,
बच्चों के अंदर संवेदनशीलता भरपूर होती है। उन्होंने कहा कि जो जानवर सड़कों पे घूम रहे हैं, जिनको खाना हम लोग खिलाते थे, जो शहरों में गांव में रहते थे, उनका भला क्या हो रहा होगा? उनकी चिंता बच्चों को सता रही है। फिर जानते हैं, बच्चों से मैंने कहा तो अब आप मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि जो कुछ आपको दिक्कतें हो रही हैं उसके सामने जो पर्यावरण के साथ हो रहा है, जो जानवरों के साथ हो रहा है, जंगली जानवरों के साथ, क्या इसका कोई महत्व कम है? बच्चों का जवाब एक था। उन्होंने कहा नहीं, हम अपनी तकलीफ को सह सकते हैं, परंतु अगर पर्यावरण के लिए अच्छा हो रहा है तो ये अच्छा ही होगा। इतनी खूबसूरत बात। और ये कोई बलिदान के तौर पे बच्चे नहीं कहते, ये आजकल के बच्चे हैं। ये धरती इनकी है, ये मिल्कियत है इनकी, जो हमें संभाल के रखना है, पर हमने ऐसा नहीं किया। और बच्चे कहते हैं कि नहीं, ये ठीक इसलिए हो रहा है कि धरती स्वच्छ हो रही है, पर्यावरण साफ हो रहा है, पानी निर्मल, हवा स्वच्छ, ये सारी चीजें जो है ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे अपनी मुश्किलों से। ये बच्चों का मानना यदि है तो क्या ये बड़ों को समझ में नहीं आता? ये आप ही लोगों के बच्चे हैं जिनके अंदर ऐसी भावनाएं हैं, जो इतने संवेदनशील हैं, जो ये सारी बातें सोच सकते हैं। हम भारतीय हैं। अगर हमारे देश के बच्चों के अंदर ये भावनाएं हैं तो ये आपकी वजह से। आप अपनी शक्ति को पहचानिए। आप पहचानिए कि आप कितने सशक्त हैं, क्योंकि यदि भारतीय सशक्त नहीं होते, मेरे भारत का एक एक व्यक्ति सशक्त है, अगर ऐसा ना होता तो बच्चों के अंदर संवेदनशीलता ना होती, उनके अंदर हिम्मत ना होती इस बात को मानने की हमारी तकलीफ कम है, क्योंकि पर्यावरण स्वच्छ हो रहा है। हाँ, कोरोना का डर है, उसके लिए ही तो हम प्रिकॉशन ले रहे हैं, हम सावधानी बरत रहे हैं। परंतु अगर हम सावधानी बरत रहे हैं और पर्यावरण को कोई फायदा हो रहा है, जंगली जानवरों को फायदा हो रहा है, तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम भारतीय हैं। बहुत पुरानी, सबसे पुरानी संस्कृतियों में से हम हैं, और हम अपने बच्चों को ये कैसे भी सिखाते हो, उनके तो जीन्स में है ये, उनका तो डीएनए ऐसे बना हुआ है कि वे जानते हैं कि हमें कोएग्जिस्टेंस, यानी कि हमें हर जानवर, हर प्राणी, पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, इन सब के साथ मिल के रहने की आवश्यकता है। और हम यदि इनके साथ मिल के रह सके तो ही हम दुनिया को बेहतर बना सकेंगे। ये है सच्ची भारतीयता, और ये सच्ची भारतीयता आज देखने को मिल रही है। परंतु ये केवल बच्चों में क्यों मिल रही है? ये बड़ों में देखने को क्यों नहीं मिलती? कई बार मिलती है, पर क्यों डर डर के हमें वो करना पड़ रहा है जो आसपास लोग कहते हैं? हम कोशिश करते हैं कि हम भीड़ का हिस्सा बन जाए। नहीं बनना चाहिए आपको भीड़ का हिस्सा, क्योंकि आप भारतीय हैं। अगर आपको लगता है कि भीड़ गलत है तो खड़े होकर अपनी आवाज को बुलंद करने की हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए। अगर हमें आजादी मिली थी अंग्रेजों से तो वो इसीलिए मिली थी क्योंकि हमारे अंदर शक्ति थी, हमारे अंदर सहनशीलता थी, हमारे अंदर हिम्मत थी, हमारे अंदर लड़ने की हिम्मत थी। और हम भारतीय हैं, और यही भारत की पहचान है। और ना केवल ये भारत की पहचान है, अगर कहीं पे रास्ते में कुछ गलतियां हुई भी हैं तो हमारे अंदर वो हिम्मत है, क्योंकि हम भारतीय हैं, घबराते नहीं, डरते नहीं, जुगाड़ में हमसे आगे कोई है भी नहीं। हम सब एकजुट होकर मुकाबला कर सकते हैं किसी भी मुश्किल का, किसी भी मुश्किल का। ये देश इतना बड़ा है, इस देश की विविधता ऐसी है, इस देश की विविधता में ही
अनेकता है, और वो अनेकता ऐसी है जिस अनेकता में ही एकता है, और यही एकता हमको जीत हासिल करवाएगी। जी हाँ, हम जीतेंगे, हम लड़ेंगे, हम हराएंगे कोरोना वायरस को, और हम अवश्य जीत जाएंगे। हम अगर ऐसा ना होता तो आज देखिए हम अपने घरों में, हाँ ऐसे 2-4% लोग हैं जो सड़कों पे निकल जा रहे हैं, जो सरकार की बातें नहीं मान रहे हैं, पर आज आप बताइए क्या अधिकांश लोग ये नहीं कह रहे कि जो सरकार कह रही है वो करना है? वो भी जो सरकार का विरोध करते हैं, क्योंकि वो एक अलग इशू है। जब देश की बात आती है तो हम सब भारतीय हैं। इसीलिए मुझे आज लगता है, मैं सोचती हूँ कि आमिर खान को कैसा लगा होगा आज जब उन्होंने ये सोचा होगा कि बबीता फोगाट का नाम एक रेसलर के तौर पे दुनिया इतना नहीं जानती थी जितना उस फिल्म के बनने के बाद हुआ जो आमिर खान ने बनाई थी। और आज जिस प्रकार से वो बातें करती है, ट्वीट करती है, उनके ऊपर FIR हो गई है, क्योंकि हमें विभाजन नहीं चाहिए, हमें एकता चाहिए। जो गलत कर रहे हैं उन्हें हमें समझाने की आवश्यकता है। जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, जो डॉक्टरों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, जो डॉक्टरों के ऊपर, मेडिकल टीम के ऊपर या पुलिस वालों के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, हमें उन्हें समझाना है, हमें उन्हें बताना है कि डरने की आवश्यकता नहीं है। और मैं आपके माध्यम से सबको ये कहना चाहती हूँ कि डरेंगे अगर आप तो हारेगा पूरा देश। और ये समझना होगा कि इस वक्त कोई भी किसी का नुकसान नहीं करेगा। अगर आपको डर लग भी रहा है तो आप मुझे बताइए, ऐसी कौन सी सरकार है जो कहेगी कि किसी के अंदर ये बीमारी आ गई तो उसको आप और डराइए या उस पर मुकदमा करिए? अगर आप स्वयं सामने आएंगे तो उनका जो धर्म है वो सामने आ जाएगा। आपको उनका धर्म, उनका कर्तव्य अपने आप सामने लाने में मदद करने की जरूरत होगी, क्योंकि ये वही लोग होंगे जो चाहेंगे, जो सरकार में बैठे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है ये दिखाना है इन्हें कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं, हम अपने अपने राज्यों में किस तरह से मुकाबला कर रहे हैं। तो आप उनके इस बात को पहचानिए, उस डर के पीछे छिपी हुई है जो भावना, वो उनके कर्तव्य की है, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं, पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं, देश के अलग राज्यों से बेहतर करके दिखाना चाहते हैं। ये वाला जज्बा है, क्योंकि ये बीमारी अगर एक व्यक्ति से आती है तो वो कोई भी धर्म का हो तो दूसरों तक पहुंच के नुकसान पहुंचा सकती है। मुझे बड़ा दुख होता है जब लोग कहते हैं सवाल मत करो। क्यों ना करो सवाल? आप देखिए, सवाल पे सवाल जब सरकार से होता है तो क्या होता है? तो बहुत कुछ ऐसा होता है जो आपके फायदे का होता है। जैसे मैं आपको आज बताना चाहती हूँ, कोरोना संकट के बीच जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐलान किया है और उन्होंने जो पैसा है, जो नकदी का फ्लो है, वो शुरू करने की बात करी है। उन्होंने बताया है कि अब आवश्यक हो गया है कि वे किस प्रकार से आर्थिक तरीके से आर्थिकी को ठीक करें, एक स्ट्रैटेजी बना के, और उन्होंने 50,000 करोड़ का इंतजाम करने की बात करी है और कहा है कि बैंकों को भी राहत मिलेगी। और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है शशिकांतो दास, उन्होंने कहा है, और उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि जो बहुत सारे उन्होंने बातें कही, कुछ बातें शायद इतना आसान और इतना समय नहीं होता समझाने के लिए, पर ये बता दूं आपको कि उन्होंने कहा है कि इस कोरोना वायरस के महासंकट के समय में जो अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है, उस वजह से देश की अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए कुछ कदम RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उठाने जा रही है। उसके तहत उन्होंने बहुत बड़े बड़े ऐलान करे हैं। अब इसमें कितना फायदा होगा देखा जाएगा। आपको बताऊं, आज एक बड़ी अच्छी खबर आई है आपके दिल्ली से। मनीष सिसोदिया
जो शिक्षा मंत्री भी हैं वहां के, उन्होंने लोगों को कहा है कि वे किसी भी हालत में किसी भी व्यक्ति से बच्चों की फीस जो है 1 महीने से ज्यादा की नहीं ले सकते, और केवल वो जो फी होती है ट्यूशन फी वो ले सकते। दूसरी फीस के नाम पे बहुत सारी चीजें होती है ना, वो सब नहीं ले सकते। किताबें हो गई और भी बहुत सारी चीजें वो नहीं ले सकते। ये बहुत बढ़िया कदम है। इसके अलावा आपको बताओ, मेरे जो फेवरेट मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे बहुत बेहतरीन तरीके से चीजों को कर रहे हैं, और वहां पे भी उन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो किराया जो है वो 3 महीने तक ना ले। देखिए कितनी खूबसूरत बातें हमारे ये मुख्यमंत्री कर रहे हैं। अलग अलग जो दलों के हैं ये, परंतु ये मुखिया हैं जिस भी राज्य के, वहां के हित के बारे में चिंतित है, वहां के लोगों के बारे में चिंतित है। ये अवश्य है कि बहुत सारे गरीब लोग जो सड़कों पे हैं, हम उनके लिए अधिक कुछ नहीं कर पा रहे, और सरकार से अगर हम सवाल नहीं करेंगे तो कैसे ठीक होंगी चीजें। आज मैंने देखा मेरे देहरादून के एक अखबार में, उसमें किसी ने एक लेख लिखा था, भाई क्या बुड़बकपना था। उसमें लिखा कि सरकार बेहतरीन काम कर रही है और सरकार से सवाल नहीं करना चाहिए, जो सवाल करेगा वो बेवकूफ होगा। बेवकूफ तो वो है जिसने ऐसा लेख लिखा है, क्योंकि इन्हें शर्म भी नहीं आती कि देश में अगर गरीब लोग कहीं पे हैं, उनके बारे में खबर कौन देगा। उनके बारे में खबर आप और मैं देंगे। और आज जब सोशल मीडिया हमारे पास है तो इसको हथियार बना के हम एक सशक्त भारत को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। परंतु ये ऐसे बेवकूफ लोग हैं, जिस भीड़ के बारे में आपको कह रही थी, इस भीड़ से अलग रहिए। अगर भीड़ कहती है सरकार को सवाल मत करिए, और आपको पता है कि सरकार से सवाल नहीं करेंगे तो सरकार की हम सहायता भी नहीं कर सकेंगे। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहिए, चाहे वो कितनी भी बड़ी भीड़ क्यों ना बना ले, कितनी भी बड़ी संख्या में क्यों ना हो जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जो कह रहे हैं रौतेला जी, बिल्कुल नहीं। मैं अपने प्रधानमंत्री जी के साथ हूं। इस लड़ाई में मुझे अपने प्रधानमंत्री जी, मुझे अपने मुख्यमंत्री जी, सभी के साथ होने की आवश्यकता है। नहीं, मुझे मोहब्बत नहीं है मोदी जी से जैसे आपको है, मगर वो मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं। जिस कुर्सी पर वो बैठे हैं उस कुर्सी का मैं मान करती हूं। वो कुर्सी मेरे लिए आदरणीय है, इसलिए मैं अपने प्रधानमंत्री जी का मान करती हूं। लेकिन सवाल करना मेरा अधिकार है। मैं लोकतंत्र में रहती हूं, मैं जनता हूं, और सरकार मेरी है। लोकतंत्र का मतलब होता है वो सरकार जो हमने चुनी, हमारे द्वारा चुनी गई और हमारे लिए चुनी गई। इसलिए इस सरकार को अच्छी तरह से काम करने में सहयोग करना ये आपका और मेरा फर्ज है। इसलिए गलत बात को बोलना और गलत बात को कॉल आउट करना, अगर कहीं गलती हो रही है और आप उस तरफ इशारा नहीं करेंगे तो कोई भी सरकार किस प्रकार ठीक करेगी चीजों को। मैंने एक वीडियो देखा कि इस समय भी मुझे दिक्कत हो गई है पीएम केयर्स फंड के नाम से। क्या एक व्यक्ति विशेष को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे नाम की आवश्यकता थी? नहीं थी। और मुझे बहुत बड़ी दिक्कत है इस बात से कि कल राहुल गांधी जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्ट्रैटेजी की बात करी कि किस प्रकार से स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है। और स्ट्रैटेजी 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 ये एक शब्द है। भारतीय जनता पार्टी की जो आईटी सेल है उन्हें इस शब्द का मतलब नहीं आता, क्योंकि उन्होंने बना दिया एक वीडियो मजाक उड़ाने के लिए राहुल गांधी का। क्या करा उसमें कहा कि इतनी बार इन्होंने स्ट्रैटेजी शब्द का इस्तेमाल किया, स्ट्रेटेजिकली, स्ट्रैटेजी। क्या करे भाई, आप लोगों की अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है और ये राहुल गांधी की गलती है कि वे स्ट्रैटेजी को हिंदी में अनुवाद करके बताने के बजाय इस शब्द का प्रयोग कर रहे थे। मगर स्ट्रैटेजी होती है प्लानिंग,
एक पूरी प्लानिंग के तहत अगर कोई कार्य नहीं किया गया तो चीजें कैसे ठीक होगी? क्या हमारी सरकार स्ट्रैटेजी नहीं बनाती? अगर स्ट्रैटेजी नहीं बनाती तो सरकार खुद भी नहीं चलती, मगर ये आईटी सेल की स्ट्रैटेजी है कि इस वक्त भी उनके पास इतनी फुर्सत है कि वो ये सब कर सके। मैं आज का डेटा आपको बताना चाहती हूं। आज जो डेटा है, आप जानते हैं सबसे बुरे हाल तो अमेरिका के हो गए हैं। 22,14,461 केसेस अब तक आ चुके हैं। 1.5 लाख के करीब मौतें हो चुकी है। 1,49,000 के आसपास पहुंच चुका है मौत का आंकड़ा। इसके विपरीत जो लोग ठीक हो चुके हैं वो आंकड़ा है 5,60,309। और मैं आपको फिर बताना चाहती हूं कि जो लोगों की मृत्यु हुई है एज कंपेयर टू वो लोग जो ठीक हो गए, ये आंकड़ा अभी भी वैसा ही बना हुआ है कि हर 100 में से 79 लोगों जो हैं वो ठीक हो गए, 21 लोगों की मृत्यु हो गई। और कामिनी गोलवालकर जी ने लिखा है, पढ़ के सुनाना चाहती हूं। माँ का आंचल सूख गया बिन रोटी चावल दाल, बच्चा भूखा रह गया माँ का हृदय हुआ मलाल, बिन खाने के माँ ने ले ली 5 बच्चों की जान, कैसी है ये आपदा जन जन हुआ क्यों बेहाल। ऐसी खबरें बहुत दुखदाई हैं। मेरे घर के पास जो एरिया सील हो रखा है वहां से भी मैंने सुना है कि कल एक बच्चे की मृत्यु हो गई। आज वहां से एक दूसरी खबर आई है, एक बच्चा जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो ये सारी खबरें बड़ी दुखदाई है, आप जानते हैं इस बात को। तो मैं आपको बता दूं कि जो आंकड़ा है वो बता रहा है अमेरिका में 6,80,541 केसेस अब तक आए हैं और आज में 2,971 केसेस आए हैं। जानते हैं अब तक अमेरिका में कितनी मौतें हुई हैं? सबसे ज्यादा मौतें अमेरिका में हुई हैं, 34,723, मतलब 35,000 के करीब मौतें हो गई। आज में 108 लोगों की मौतें हो गई हैं। स्पेन उसके बाद है, 1,84,948 टोटल केसेस। अब तक जो मौत का आंकड़ा है वो है 19,315। उसके बाद इटली, आप जानते हैं कि 22,170 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और टोटल केसेस 1,68,941 हो गया है। फ्रांस 1,65,027 टोटल केसेस और जिन लोगों की मृत्यु हो गई है वो है 17,920। जर्मनी में अब तक 1,38,456 लोग संक्रमित पाए गए हैं। आज नए केसेस जो आए हैं 758। इसके अलावा टोटल लोग जिनकी मृत्यु हुई है, आज 141 लोगों की मृत्यु हुई है और टोटल आंकड़ा जो मौत का है वो हो गया है 4,193। आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि जर्मनी में जो है उन्होंने रिसेशन घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे रिसेशन वो मान रहे हैं कि आ चुका है। हम सब जानते हैं आर्थिक तौर पे हम लोग सब मुश्किलों को झेलने वाले हैं, परंतु आपको पता है मुझे ये उम्मीद है कि सरकार जो कदम उठाएगी, अगर सही प्रकार से कदम उठाए तो हम झेल जाएंगे। हम भारतीय हैं और हमारे भारत में हम जो बात कहते हैं ना, हम तो नमक रोटी खा के गुजारा कर लेंगे, ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। लेकिन मुश्किल के समय में आप भी जानते हैं कि हम भारतीय तैयार रहते हैं किसी भी हालत में, किसी भी तरीके से उस मुश्किल के समय को झेल कर निकल जाने की। तो ये जो नून रोटी वाली बात है, रोटी और नमक की, तो ये भारतीय बोलते हैं, दूसरी जगह मैंने नहीं सुना। उनको जो भी चाहिए होगा, परंतु हम लोग इस मुश्किल की घड़ी से निकलेंगे, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूं हम भारतीय हैं। हमारी विविधता में अनेकता भी है और इस अनेकता में एकता भी है।
तो मैं आपको जो जर्मनी की बात बता रही हूं, जबकि वहां का मौत का आंकड़ा 4193 हो गया, पर आपको बता दूं कि उन्होंने स्थिति को बहुत बेहतरीन तरीके से कंट्रोल किया हुआ है। इनफैक्ट 81,800 लोग वहां ठीक भी हुए हैं। मगर जो चिंता का विषय है वो है यूनाइटेड किंगडम। कभी हम पर राज करने वाला ग्रेट ब्रिटेन इसका हिस्सा है। चार देशों का ये यूनाइटेड किंगडम, जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और वेल्स है। यहाँ पे जो आंकड़ा है वो बहुत ही खतरनाक होता जा रहा है। 847 लोगों की मृत्यु आज हुई है और टोटल मौत का आंकड़ा हो गया है 14,576 और अब तक 1,08,692 केसेस आए हैं। चाइना में आज उन्होंने डिक्लेयर किया है कि 1290 लोग और मर गए हैं। ये आंकड़ा उन्होंने आज डिक्लेयर किया है। ये आज हुआ है। आप जानते हैं चाइना तो चाइना है, उनके बारे में क्या कहा जाए। तो चाइना में अभी तक 82,692 टोटल लोग संक्रमित हुए हैं। 351 नए केसेस आए हैं। टोटल उनके मौत का आंकड़ा हो गया है 4,632। और यदि आप सोच रहे थे कि वहां पे स्थिति संभल गई है, जो मैं भी सोच रही थी, नहीं, वहां पे आज जो उन्होंने आंकड़े दिए हैं उसमें 1290 लोगों की मृत्यु बताई जा रही है। उसके बाद आता है ईरान, जहां पे 79,494 टोटल केसेस है और 1,499 यानी कि 1500 के करीब केस आज में आए हैं। 4,958 लोगों की जो मृत्यु है आज टोटल हुई है और आज 89 लोगों की मृत्यु हुई है। उसके बाद टर्की आता है 78,546 और अब तक 1,769 टोटल केसेस आए हैं। आज 126 लोगों की मृत्यु हुई है और आज नए केसेस बहुत आए हैं 4,363 टर्की में। उसके बाद नंबर आता है बेल्जियम में आज बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई है और आज 306 लोगों की मृत्यु हो गई है और मौत का आंकड़ा पहुंच गया है 5,163। आज करीबन 1330 लोग नए संक्रमित पाए गए हैं और टोटल लोग जो संक्रमित पाए गए हैं वो है 36,138। रशिया में भी केसेस बढ़ रहे हैं। आज 4,070 नए केसेस आए हैं रशिया में टोटल केसेस अब तक हो गए हैं 32,008 और 41 लोगों की मृत्यु आज हुई है और मौत का आंकड़ा पहुंच गया है 273। उसके बाद आता है ब्राजील, 30,891 टोटल केसेस, 208 केसेस जो हैं आज आए हैं। 1,952 टोटल डेथ्स हुई हैं, मृत्यु हुई है और आज 5 लोगों की मृत्यु हुई है। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो ब्राजील की जो जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बराबर आप मान सकते हैं। नीदरलैंड्स जो है 30,449 टोटल केसेस है और 1,235 केसेस आज आए हैं। 3,459 टोटल लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें से 144 लोगों की मृत्यु आज हुई है। कनाडा से कोई बुरी खबर आज नहीं है आई है। वहां पे मौत का आंकड़ा 1,195 है और 30,106 लोग अब तक संक्रमित हुए हैं, जिसमें से 9,729 लोग ठीक हो चुके हैं। स्विट्जरलैंड में आज 37 लोगों की मृत्यु हुई है और 1,380 लोग अब तक वहां पे मौत के मुंह में जा चुके हैं। पोर्चुगल उसके बाद है, 19,022 टोटल केसेस, आज 181 केसेस आए हैं। टोटल लोग जिनकी मृत्यु हुई है 657, जिसमें से 28 लोग आज मौत का निवाला बन गए हैं। इसके बाद ऑस्ट्रिया है, 14,568 टोटल केसेस अब तक हुए हैं। नए केसेस ऑस्ट्रिया में 92 हैं और 410 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और इसके बाद नंबर किसका आता है?
इसके बाद नंबर आता है भारत का। पाकिस्तान कहाँ गया उसको भी देख लिया जाए भारत के बारे में बताने के पहले। पाकिस्तान में टोटल जो संख्या बताई जा रही है वो है 7025 अब तक संक्रमित, और आज 106 केसेस, आज 7 लोगों की मृत्यु बताई जा रही है और मौत का आंकड़ा 135 पे पहुंच गया है। उधर सऊदी अरेबिया में भी 7142 टोटल केसेस हैं, 762 केसेस आज आए हैं, 87 टोटल लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें से 4 लोगों की मृत्यु आज हुई है। और इसके अलावा मैं आपको सिंगापुर भी बताना चाहती हूं, जहां 10 लोगों की मृत्यु अब तक हो चुकी है, 623 केसेस आज आए हैं, 5050 टोटल केसेस अब तक हुए हैं। कतर में भी 7 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, आज कोई बुरी खबर नहीं आई है अभी तक। 560 लोगों जो है आज संक्रमित पाए गए हैं, पॉजिटिव आए हैं। 4663 टोटल लोग संक्रमित पाए गए हैं। थाईलैंड बता दूं, टोटल 47 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें से एक व्यक्ति की मृत्यु आज बताई जा रही है। नए केसेस में आज 28 केसेस आए हैं और 2700 टोटल लोग हो चुके हैं जो संक्रमित पाए गए हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूं भारत के बारे में। साउथ कोरिया भी बहुत नीचे चला गया है और भारत जो है बहुत मतलब पायदान बढ़ रहा है, मगर स्थिति काबू में है। जापान का बता दूं 9231 टोटल केसेस हैं और जापान में 190 लोगों की मृत्यु अब तक हो चुकी है। इसके अलावा जो मैं आपको बताना चाह रही थी वो है बहुत नीचे चला गया है, जी हाँ, न्यूजीलैंड जानते हैं 1409 लोग अब तक संक्रमित पाए गए हैं, 8 लोग आज संक्रमित मतलब पॉजिटिव आए हैं, 11 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसमें से 2 लोगों की मृत्यु आज हुई है। तो ये जो डेटा है ये भी बताता है कि अगर हम अपने आपस के जो डिफरेंसेस है, जो हमारे हम एक दूसरे के साथ इस तरह से अलग अलग फीलिंग ले आते हैं, इनसे उठकर इस लड़ाई को लड़े तो हमारी जीत होगी, जीत अवश्य हमारी होगी। भारत के केसेस के बारे में आपको अब बता देती हूँ आखिर में, और आपको पता ही होगा कि केसेस बढ़ रहे हैं और 6.5 लाख टेस्टिंग किट्स वगैरह भी जो मैंने आपको बताया था कल, वो पहुंच चुके हैं। 13,835 टोटल केसेस अब तक बताए जा रहे हैं और जो मौत का आंकड़ा है वो पहुंच गया है 452। और कितने लोग ठीक हो चुके हैं? 1767, मतलब 17,067 लोग। तो मैं आपको बता दूं कि जो डेटा आ रहा है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ भी दिख रहा है। तो अभी कुछ नया डेटा आया है, ये आपको बता दूं, 14,126 अब तक कंफर्म्ड केसेस है और इसमें जो अभी एक्टिव केसेस है वो है 11,665 और आपके जो लोग ठीक हो गए हैं वो करीब 2000 है, 1986। जिन लोगों की मृत्यु बताई जा रही है वो है 475। तो महाराष्ट्र से शुरू करती हूं आज। 3,202 टोटल केसेस, जिसमें से 2,700 केसेस अभी एक्टिव है और 300 लोग ठीक हो चुके हैं, 194 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। दिल्ली बताती हूं इसके बाद 1,640 कंफर्म्ड केसेस हैं। आज की तारीख में 1550 केसेस जो हैं वो एक्टिव है और 52 लोगों जो है वो ठीक हो चुके हैं और 38 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद आता है तमिलनाडु। आज वहां 56 नए केसेस आए हैं और 1,323 टोटल केसेस है। एक्टिव केसेस 1,025 है और आज वहां पे जो लोग ठीक हुए हैं उनमें 103 लोग और ठीक हो गए हैं और टोटल लोग जो तमिलनाडु में ठीक हो गए हैं अब हो गए हैं 283। 15 लोगों की मृत्यु बताई जा रही है। मध्य प्रदेश में जो कंफर्म्ड केसेस है उसमें आज 146
और नए केसेस आए हैं और टोटल कंफर्म्ड केसेस अब तक के हैं मध्य प्रदेश में 1310 और उसमें से एक्टिव केसेस 1171 है, क्योंकि जो लोग ठीक हो गए हैं 14 और लोगों को डिस्चार्ज करा गया है। आज 69 टोटल केसेस हैं और जिनकी मृत्यु हो चुकी है। 14 लोगों की मृत्यु हो चुकी है आज और 69 पहुंच गया है ये आंकड़ा। 70 लोग जो हैं 70 लोग वो ठीक हो चुके हैं। राजस्थान इसके बाद है जहां पे नए केसेस आए हैं 62 और ये जो 62 केसेस है इससे जो आंकड़ा है टोटल केसेस का अब तक का राजस्थान में वो हो गया 1193 केसेस, जिसमें से अभी 993 केसेस एक्टिव है, क्योंकि वहां पे 17 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिनमें से 6 लोगों की मृत्यु आज हुई है और 19 लोग डिस्चार्ज भी आज हुए हैं, तो 183 लोग टोटल ठीक हो चुके हैं। उसके बाद गुजरात में आज 170 नए केसेस आए हैं और टोटल केसेस हो गए हैं 1099 और अभी जो एक्टिव केसेस है इस वक्त तो 972 एक्टिव केसेस है, जिसमें से आज 13 लोग ठीक होके घर जा चुके हैं। टोटल लोग जो ठीक हो चुके हैं गुजरात में वो है 86 और आज 5 लोगों की मृत्यु बताई जा रही है। टोटल लोग जिनकी मृत्यु हुई है 41। उत्तर प्रदेश में आज 44 यानी कि 44 नए केस आए हैं और टोटल आंकड़ा हो गया है 849, जिसमें से आज 14 लोग ठीक होके घर गए हैं और एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और टोटल लोग जिनकी मृत्यु हुई है वो 14 है और 82 लोग ठीक होके घर जा चुके हैं। इसलिए इस वक्त उत्तर प्रदेश में जो एक्टिव केसेस है उसकी संख्या है 753। उसके बाद तेलंगाना में आज 66 नए केसेस आए हैं। टोटल केसेस हो गए हैं 766। 187 लोग ठीक हो चुके हैं, 18 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इस वक्त 561 केसेस एक्टिव है तेलंगाना में। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आज वहां पे 38 नए केसेस आए हैं। 572 जो लोग हैं वो संक्रमित पाए गए हैं अब तक और 523 लोग जो है वो इस वक्त एक्टिव केसेस हैं, क्योंकि बाकी लोग या तो ठीक हो चुके हैं या कुछ की मृत्यु हो चुकी है। और जिन लोगों की मृत्यु हो गई है आंध्र प्रदेश में वो संख्या है 14, मगर ये संख्या बढ़ी नहीं है। इसके अलावा 35 लोग जो हैं वो ठीक हो चुके हैं, जिसमें 15 केसेस जो हैं वो आज के हैं, तो 15 लोग आंध्र प्रदेश में आज ठीक हुए हैं। केरला का बता रहा है मेरी फेवरेट शैलजा टीचर, वहां की हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री है, बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं। 395 टोटल केसेस अब तक हो चुके हैं और उसके अलावा 113 एक्टिव केसेस हैं। इसका मतलब समझते हैं आप? देखिए 395 टोटल केसेस, जिसमें से 138 केसेस अभी एक्टिव है। इसका मतलब है 255 केसेस जो है ठीक हो चुके हैं। 10 लोग आज ठीक होके घर जा चुके हैं। केवल 2 लोगों की मृत्यु हुई है केरला में। कर्नाटका का नंबर उसके बाद 359 टोटल केसेस, आज 44 नए केसेस आए हैं। 215 केसेस एक्टिव हैं और 88 लोग जो हैं वो लोग जो है ठीक होके घर जा चुके हैं। आज 6 लोग घर गए हैं और 13 लोगों की मृत्यु वहां हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के बारे में बता दूं कि आज 14 नए केस आए हैं। 328 टोटल केसेस अब तक हो चुके हैं, जिसमें से अभी 281 एक्टिव है, क्योंकि बाकी लोग जो है जिसमें से आज 4 लोग ठीक होके डिस्चार्ज करे गए, 42 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं और 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है वहां पर। फिर आता है पश्चिम बंगाल। टोटल केसेस आज नए 24 केस आए हैं और टोटल हो गया है 255। 194 एक्टिव केसेस हैं, क्योंकि 51 लोग, जिसमें से 9 लोग आज घर भेजे जा चुके हैं, वो ठीक हो चुके हैं। 10 लोगों की मृत्यु पश्चिम बंगाल में हो चुकी है अब तक। आज कोई बुरी खबर नहीं आई है। हरियाणा का बता दूं कि 223 टोटल केसेस, आज नए 8 केस आए हैं और 134 एक्टिव केसेस है, जिसमें से 21 लोग जो है
इसके अलावा 21 लोग जो है आज घर भेजे जा चुके हैं क्योंकि वो ठीक हो गए हैं। टोटल लोग जो ठीक हो चुके हैं वो है 86। इसके अलावा 3 लोगों की मृत्यु जो पहले हुई थी उतने ही पे आंकड़ा है और भगवान का शुक्र है कि और कोई बुरी खबर वहां से नहीं है। पंजाब में 14 लोगों की मृत्यु हो चुकी है पर आज की कोई बुरी खबर नहीं है। 30 लोग घर जा चुके हैं जिसमें से एक व्यक्ति को घर आज भेजा गया है। पंजाब में 167 अभी एक्टिव केसेस है परंतु पंजाब में टोटल केसेस 211 और जिसमें से 14 लोग आज संक्रमित पाए गए हैं, कोविड पॉजिटिव उनका टेस्ट आया है। बिहार में टोटल लोग जो संक्रमित हैं वो 83 है जिसमें से 37 लोग ठीक होके घर जा चुके हैं, एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और इस वक्त एक्टिव केसेस जो है वो 45 यानी कि 45 है। ओडिशा में टोटल केसेस 60 यानी कि 60 है और आज 2 लोग ठीक होके घर जा चुके हैं और टोटल लोग ओडिशा में जो ठीक हुए हैं वो है 21। इसके अलावा वहां पे केवल एक ही व्यक्ति की मृत्यु हुई है। तो एक ही बुरी खबर बहुत पुरानी है, 38 एक्टिव केसेस मात्र वहां पे है। छत्तीसगढ़ का आपको बता दूं कि टोटल केसेस 36 है, एक्टिव केसेस 12 है क्योंकि आज एक व्यक्ति और ठीक होके छत्तीसगढ़ में घर जा चुका है और टोटल लोग जो ठीक हो गए हैं वो है 24 और कोई बुरी खबर वहां से अभी तक नहीं आई है। हिमाचल प्रदेश में अब तक टोटल 35 केसेस आए हैं, 2 लोगों की मृत्यु हो गई है और 16 लोग जो हैं वो ठीक होके घर जा चुके हैं। 17 लोग जो है वो एक्टिव हैं। ठीक है, उसके आपको अगर नहीं सुनना तो आप यहां से जाइए, समझे, कहानी मत सुनाइए। ऑलराइट, उसके बाद असम आता है, 34 टोटल केसेस है, 28 एक्टिव केसेस है और 5 लोग ठीक हो चुके हैं और एक व्यक्ति जो है उसकी मृत्यु जो शुरू में हुई थी असम में, आपको याद होगा, वही है। उसके अलावा झारखंड में 32 टोटल केसेस है जिसमें से 3 लोग आज आए हैं, आज उनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है। तो 30 लोग एक्टिव हैं और 2 लोगों की मृत्यु बताई जा रही है। इसके अलावा चंडीगढ़ में 21 लोग अब तक संक्रमित पाए गए हैं, 9 लोग ठीक हो चुके हैं और 12 लोग जो है वे जो है अभी एक्टिव केसेस है, उनका इलाज चल रहा है। लद्दाख में वही वाला डेटा है कि 18 लोग जो है वो संक्रमित पाए गए थे, 14 लोग घर जा चुके हैं, 4 लोगों का इलाज चल रहा है। अंडमान और निकोबार आइलैंड में कल तक मैंने आपको बताया था 11 केस है, आज एक और केस बढ़ गया है तो 12 केस हो गए हैं, 11 लोग घर जा चुके हैं और एक व्यक्ति ये जो नया केस आया है ये अभी इसका इलाज चल रहा है। मेघालय में जो नंबर है वो बहुत तेजी से बढ़ा है, 9 हो गए हैं, 8 लोग अभी एक्टिव केसेस है, एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। गोवा में आपको जो कल का डेटा था वही डेटा है, 7 लोग संक्रमित पाए गए हैं, एक का इलाज चल रहा है और 6 लोग जो है वो ठीक होके घर जा चुके हैं। और इसके अलावा पुडुचेरी में 7 लोग अब तक संक्रमित पाए गए हैं जिसमें से एक व्यक्ति ठीक होके घर जा चुका है और 6 लोग जो है वो एक्टिव केसेस है। मणिपुर में 2 केसेस जो पहले था डेटा वही है और एक व्यक्ति ठीक होके घर जा चुका है, एक व्यक्ति का इलाज चल रहा है। और त्रिपुरा में भी वही चीज है, 2 लोग संक्रमित पाए गए हैं, एक व्यक्ति का इलाज चल रहा है, एक व्यक्ति ठीक होके घर जा चुका है। अरुणाचल प्रदेश में 1 केस आया है और वो अब ठीक हो चुका है। इसके अलावा मिजोरम में जो एक व्यक्ति संक्रमित पाया गया था परसों, उसका इलाज अभी चल रहा है। इसके अलावा नागालैंड जो है वहां पे भी एक व्यक्ति ऐसा है जो संक्रमित पाया गया और जिसका इलाज अभी चल रहा है। अब इसके बाद आती हूं मैं उत्तराखंड पे। उत्तराखंड जो मेरा राज्य है इसमें आपको बता दूं कि यहाँ पे आज नए 3 केसेस आए हैं और आंकड़ा जो है वो बढ़कर हो गया है 40। 9 लोग ठीक हो चुके हैं, 31 लोगों का इलाज चल रहा है। आपको बता दूं कि जो नए केसेस आए हैं वो देहरादून से, मतलब मेरे शहर से 2 केसेस आए हैं, इसीलिए शायद देहरादून भी हॉटस्पॉट में माना जा रहा है, हॉटस्पॉट डिक्लेयर हो चुका है।
और नैनीताल से 1 केस आया है और देहरादून में इस वक्त 20 हो गए टोटल केसेस और नैनीताल में 9। हरिद्वार में 5 केसेस है, उधम सिंह नगर में 3 केसेस, पौड़ी गढ़वाल में 2 और अल्मोड़ा में 1 केस है और इन सब के जो हैं इलाज भी चल रहे हैं। और इसमें से टोटल मैं आपको बता देती हूँ कितने ठीक हुए, 9 लोग ठीक हो चुके हैं। तो 7 जिले ऐसे हैं उत्तराखंड के जहां से कोई केस अब तक नहीं आया है। तो हमारे पहाड़ी इलाकों में बहुत सारे ऐसी जगहें हैं, 7 टोटल मैं आपको बता रही हूं, जहां से एक भी केस नहीं आया। तो ये सुरक्षित है और इसीलिए ये भी आवश्यक है कि लॉकडाउन का पालन बेहतर तरीके से किया जाए और कोई भी व्यक्ति, जो बहुत सारे लोग पहाड़ से आते हैं काम के लिए, उनके लिए हम आगे आके उनकी मदद करें, परंतु वे भी इस लॉकडाउन का पालन करें ताकि वे अपने घर तक पहुंचकर अपने परिवारों तक अगर बाय चांस से संक्रमण हो तो उसे ना जाने दें। और एक व्यक्ति जाएगा तो कई लोगों को जाने की परमिशन मिलेगी, इसलिए लॉकडाउन का पालन बेहतर तरीके से करें और फालतू लोग जो हैं उनकी आईडीज को रिपोर्ट करें। तो ये था आज का डेटा। खैर, जो जो बोलता है उसे बोलने देना चाहिए, परंतु आप अपने आप को ये बार बार कहिएगा कि आप भारतीय हैं और ऐसे कमजोर नहीं है जो बहुत ही कमजोर होते हैं दिमाग से, क्योंकि इन्हें बकबक करने की आदत होती है, फालतू की बातें कहने की आदत होती है। लेकिन ये जरूरी है कि हम संयम बरतें। आपने देखी होंगी वो तस्वीरें जहां पे एक तरफ आदमी चिल्ला रहा होता है, भक्ति दिखा रहा होता है, पूजा कर रहा होता है व्यक्ति की। जैसे आप अर्नब गोस्वामी के चैनल को खोलिए, वो करते रहते हैं। भाई, अगर आप किसी की इज्जत करते हैं, उसका मान करते हैं, तो आपको सही तरीके से तो करना चाहिए, वरना अगर आप दबे कुचले एकदम गुलाम की तरह करेंगे तो आपका मजाक उड़ाया जाएगा, चाहे भक्त कहा जाए चाहे चमचा कहा जाए। तो ये जो एक मैं आपको आखिर में एक बात कहना चाहूंगी, ये क्रैब मेंटालिटी होती है, केकड़े वाली मेंटालिटी, सोच, मानसिकता। केकड़े वाली सोच किसको कहते हैं? एक जब केकड़ों को पकड़कर एक उसमें केज में डाला जाता है तो जानते हैं केकड़ा जब ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है तो दूसरा केकड़ा उसे पकड़कर नीचे उतारने की कोशिश करता है। तो जो विविधता में अनेकता होती है वो नहीं दिखती, इसमें आप डिवाइड करते हैं, आप तोड़ रहे होते हैं अपनी शक्ति को। लेकिन अगर वही केकड़े इकट्ठे हो जाए तो शायद जो इंसान उनको पकड़ता है उसको अटैक करके वो निकल भी सकते हैं, क्योंकि इतने मजबूत होते हैं। लेकिन आप लोगों को भी ये समझने की आवश्यकता है कि हिम्मत, संवेदनशीलता और जीतना ये भारत की पहचान है। कोविड-19 को हम अवश्य हराएंगे भारतीय, क्योंकि घबराते नहीं, एकजुट होकर मुकाबला करना जानते हैं और करेंगे और करते रहेंगे और तभी हम जीतेंगे। विविधता में अनेकता और अनेकता में एकता हासिल करके रहेंगे और ये अगर हमने हासिल कर लिया तो जीत से हमें कोई पीछे नहीं रख सकता, हम जीतेंगे और ये तो हम करेंगे। हमें जीतना है एकजुट होकर। तो याद रखिएगा, खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और दूसरों को नीचा दिखाने के बजाय अपने आप को सशक्त करिएगा, क्योंकि जो सशक्त होगा उसको आप कुछ नहीं कर पाएंगे, उसे नीचे नहीं गिरा पाएंगे। आप इस कोशिश में अपना समय बर्बाद कर देंगे कि दूसरे को कैसे गिराना है। जिसने आगे बढ़ना है वो तो आगे बढ़ता चला जाएगा। मैं देवभूमि से हूं और देवभूमि में मैं ये मानती हूं कि हर व्यक्ति के अंदर देवों का वास होता है। तो अपनी सोच को अगर भारत में देखे, क्या सुंदर जगहें हैं, हर जगह देवी देवता का वास है, तो आप अपने अंदर भी देवी देवता को जगाइए, उनके जैसी सोच बनाइए। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय धरती माँ, जय पृथ्वी माँ।